दोस्तों नमस्कार। बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार। आज हम बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये बायोलॉजी में हम शुरू से और अंत तक हम बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को लेकर बारी बारी से उपस्थित हो गए। ये जो सीरीज है ये आपको कोशिका विज्ञान से संबंधित है। कोशिका से संबंधित हम 30 प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका क्या है? तो कहेंगे कोशिका जो होती है वो जीवधारियों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ इसका बी नंबर आंसर होगा। जीवन की सबसे छोटी एवं बुनियादी इकाई है। क्या है? जीवन की सबसे छोटी एवं बुनियादी इकाई है क्या? कोशिका। कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई थी। चलिए इसका कुछ व्याख्या देखते हैं कि कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी और सबसे बुनियादी इकाई है जो जीवन के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। सभी जीवों में कोशिकाएं होती है जो संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाइयों के रूप में कार्य करती है। यानी जितने भी हमारी कोशिका, हमारे शरीर में जो कोशिका होती है उसका काम है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में। हम कोशिका की परिभाषा दे सकते हैं। कोशिका क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई है एवं संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर की कार्यात्मक इकाई है? तभी बता चुके हैं कि संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों इकाई कौन सी है? तो कोशिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका। ध्यान देना है यहाँ पर कोशिका, क्योंकि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी जितने भी जीव है उस सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में माना जाता है। अगला है, कोशिका जीव विज्ञान का क्या है? तो कोशिका जो है जीव विज्ञान, पहले ही कह चुके हैं, कोशिका जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो ये संरचना का अध्ययन है और कार्य का अध्ययन है। क्या है? कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। यानी कोशिका विज्ञान क्या है? तो कोशिका की संरचना और कार्य के अध्ययन को कोशिका के जीव विज्ञान कहा जाता है। और यह इस विचार पर आधारित है कि कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। कोशिका पर ध्यान केंद्रित करने से कोशिकाओं से बने ऊतकों और जीवों की अधिक गहन समझ प्राप्त होता है। यानी जो कोशिका है ये कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण करता है और यही ऊतक जो है अंग का निर्माण करता है और अंग तंत्र का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कोशिका अन्य कोशिकाओं के साथ अंतःक्रिया करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देखना है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के साथ अंतः क्रिया करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कहेंगे कोशिका जंक्शन का काम करता है। विभिन्न शरीर के विभिन्न कार्यात्मक इकाई है और जोड़ने का भी कार्य करता है। चलिए अगला यहाँ देखना है, क्या है? कोशिका जो है जंक्शनों का उपयोग कुछ ऊतकों में कोशिकाओं द्वारा एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की
के लिए किया जाता है। एक कोशिका के विकास और कार्य के लिए बनी स्थिर अंतःक्रियाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका में कोशिका जंक्शन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसमें से किस प्रकार की कोशिका में कोशिका जंक्शन उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि कोशिका जो है दो ही प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर एक होगा उपकला कोशिका। ये उपकला कोशिका में जो है ये कोशिका जंक्शन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ देखो कोशिका जंक्शन उपकला कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कोशिकाओं में परिवहन पर अवरोध और नियंत्रण करता है। नहीं, जो कोशिकाओं में जो परिवहन और कोशिकाओं के परिवहन और अवरोध पर नियंत्रण करता है। इससे अंतर कोशिकीय सेतु भी कहा जाता है। यानी इसको क्या कहते हैं, अंतर कोशिकीय सेतु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपकला मेसेनकाइमल संक्रमण क्या है। देखना है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित रहता है। कौन सी कोशिका है जिसमें गैप जंक्शन अनुपस्थित रहता है। तो इसमें कहेंगे शुक्राणु की जो कोशिका होती है उसमें गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है। शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं, तो पुरुष में शुक्राणु होता है और महिलाएं में अंडाणु होता है। क्या है कि सभी गतिशील कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है। जितने भी आपको गतिशील कोशिका होते हैं उसमें गैप जंक्शन क्या होते हैं, अनुपस्थित होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 8 नंबर में देखना है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मांसपेशियां वाली कोशिका में ये चीजें पाई जाती है। देखना है कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और इसमें से कौन सा है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपको ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने। अल्टमैन ने क्वेश्चन आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। और इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। हालांकि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो सबसे पहले बेंडा ने दिया था। कौन सी ने दिया था, बेंडा ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, देखना है कि यहाँ पर कुछ व्याख्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया जिन्हें कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका के भीतर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला अंग है। ये क्या करता है, तो शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला अंग है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें से कौन है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज जो किया था डी डुवे ने। क्वेश्चन आएगा कि आपको लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो डी डुवे ने किया था। और इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि यह कई प्रकार के एंजाइम, खास करके पाचक एंजाइम को नष्ट कर देता है।
अगला क्वेश्चन देखना है कि लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा निर्मित होता है, यानी इसमें कौन से कोशिकांग है जिसके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो कहेंगे गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है कैमिलो गैल्जी ने इसकी खोज किया था, और ये गोल्जी काय जो है कोशिका का एक परिवहन तंत्र का उत्सर्जन तंत्र का काम करता है, और इसी में लाइसोसोम का निर्माण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, परिवहन का मतलब हो गया कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काम करता है, उसको हम अंतःप्रादर्वीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को हिंदी में कहते हैं अंतःप्रादर्वीय जालिका, जो कोशिका के अंदर परिवहन तंत्र का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें से कौन सा है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ध्यान देना है कि जो जंतु कोशिका होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और पादप कोशिका में ही, केवल और केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका को दृढ़ आकार प्रदान करने में सहयोगी होता है। अगला है, कोशिका जीव विज्ञान के जनक कौन है। कोशिका जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो देखना है कि आपको कोशिका जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो है जॉर्ज एमिल प्लाडे ने। जॉर्ज एमिल प्लाडे ने। यहाँ कोशिका विज्ञान है, अगर कहता कोशिका की खोज किसने किया था तो अब होगा रॉबर्ट हुक, लेकिन यहाँ कह रहा है कोशिका जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो कहेंगे जॉर्ज एमिल प्लाडे ने। जॉर्ज एमिल प्लाडे जो है ये कोशिका जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। हालांकि कोशिका विज्ञान को हम साइटोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं, यानी इस कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। इसमें कुछ व्याख्या देख लेते हैं। करा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर जॉर्ज एमिल प्लाडे को इस विषय में उनके अग्रिम कार्यों के लिए कोशिका जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। यानी कोशिका के बारे में इन्होंने उत्कृष्ट काम किए थे, इस कारण से इन्हें कोशिका जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। कहने ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के उपयोग में अग्रणीय थे, जिसका उपयोग उन्होंने राइबोसोम और स्रावी प्रोटीन गतिविधि को खोज के लिए किया था। इसने जो है कि आपको राइबोसोम की गतिविधियों के, जो कि राइबोसोम जो है कोशिका की सबसे छोटी इकाई होती है, इसमें जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसमें जो स्रावन होता है, इसकी गतिविधियों को उन्होंने खोजा था। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में संग्रहित होता है। ये आपको कहेंगे डीएनए, जिसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये कहाँ संग्रहित होता है, तो कहेंगे ये जो आपको संग्रहित होता है केंद्रक में। कहाँ होता है, केंद्रक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लेता है कि डीएनए में हमारे शरीर के सभी प्रोटीन का खाका होता है, जो एक दोहरे हेलिक्स यानी दोहरे हेलिक्स होता है। इस प्रकार से जो है कि आपको डीएनए पाए जाते हैं, और इसको डबल हेलिक्स कहा था वाटसन एवं क्रिक ने। और ये जो डीएनए पाए जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से
किस कोशिका में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? इनमें से कौन है जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? तो कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और बहुत सारे कोशिकांग का अभाव होता है। देखना है क्या है कि आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जिसके बजाय कोशिका में एक न्यूक्लियोआइड क्षेत्र होते हैं। यानी इसके जगह पर क्या होता है? एक न्यूक्लियोआइड क्षेत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में कोशिका नहीं होता है? और इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें कोशिका नहीं पाए जाते हैं? तो कहेंगे वायरस जो होता है उस वायरस में कोशिका नहीं पाया जाता है। वायरस एक ऐसा प्राणी है, प्राणी नहीं कह सकते हैं, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये ना तो सजीव है ना तो निर्जीव है, इसे सरजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। और ये जो वायरस है ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। देखना है कि वायरस कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं, उसका आनुवांशिक पदार्थ एक प्रोटीन आवरण डीएनए या आरएनए द्वारा सुरक्षित होता है। अन्य कोशिका के जगह पर यह डीएनए और आरएनए इसमें सुरक्षित रखता है। जो भी वायरस होते हैं वो वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीवित कोशिकाओं में रहकर ही ये सरवाइव कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा स्वान और स्लाइडेन एवं स्वान। यहाँ पर देखो आपको रुडोल्फ विरोचो, यहाँ पर दो बातें आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और यहाँ पर कोशिका सिद्धांत प्रस्ताव किसने दिया था। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर सी हो जाएगा, थियोडोर स्वान, मैथियास और विर्चो ने जो है आपको सिद्धांत प्रस्ताव दिया था। और सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कहेंगे स्लाइडेन एवं स्वान ने। यहां पर देखो स्वान, स्लाइडेन और एक है स्वान, दो व्यक्ति ने, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है आरएनए निम्नलिखित में से किस कोशिका में मौजूद होता है? आरएनए किस में मौजूद होता है? यहाँ कोशिका भित्ति में, राइबोसोम में, केंद्रक में। तो कहाँ मौजूद होता आरएनए? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का जो निर्माण होता है राइबोसोम में होता है। करा है कि राइबोसोम छोटे अंग होते हैं जिसमें कोशिका द्रव के भीतर आरएनए विशिष्ट प्रोटीन होता है। यानी आपको कोशिका एक सबसे छोटा अंग है जहां पर ही आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। अगला है वह कोशिका जो जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पादप कोशिका में मौजूद नहीं होता है। यानी कह रहा है कि जंतु कोशिका में होता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह है सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम जो है वो जीवित जंतु कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है? और इसमें से कौन सी जो कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है, इसमें से कौन सी कोशिका जो है मस्तिष्क में पाई जाती है? तो कहेंगे हेपोसाइट्स। क्या कहेंगे? हेपोसाइट्स जो है वो मस्तिष्क,
ये जो कोशिका न्यूरॉन, यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा न्यूरॉन। क्या पाए जाते हैं? तो न्यूरॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा होता है, यानी कोशिका के किस अंग से प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो कहेंगे राइबोसोम। राइबोसोम से जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इस कारण से इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर कुछ व्याख्या है कि प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य में राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कणों, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, पर होता है। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम नाभिक से निकलने वाले mRNA अणुओं के प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, जो RNA प्रोटीन संकुल होता है, कोशिकांग नहीं। अगला है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं अंत्र अस्तर में पाई जाता है, और इसमें से कौन सी कोशिका इनमें निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है जो अंत अस्तर में पाई जाती है? तो इसको कहेंगे उपकला कोशिका। उपकला कोशिकाएं जो है वो आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। हालांकि उपकला उत्तक होते हैं जो बाहरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ कह रहा है कि उपकला कोशिका अंता में पाए जाते हैं और पाचन तंत्र से पोषण तत्वों को अवशोषण और अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। ये क्या करता है? पाचन तंत्र में अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसाइकेराइड्स यूकेरियोटिक पादप कोशिका भित्ति में मौजूद नहीं होता है? पॉलीसाइकेराइड्स और यूकैरियोटिक पादप कोशिका भित्ति में मौजूद नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज, यानी जो इसमें उपस्थित क्या नहीं होता है? तो सेलुलोज उपस्थित नहीं होता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लूकोज के संश्लेषण क्रिया है, यानी इसमें से कौन जो है ग्लूकोज की संश्लेषण क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये ग्लूकोज संश्लेषण की प्रक्रिया है। अगला है 26 नंबर, करा निम्नलिखित में से किस कोशिका में विभाजन की क्षमता का अभाव होता है, यानी इसमें से कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन क्षमता की अभाव होता है? तो कहेंगे त्वचा वाली कोशिका। त्वचा में जो कोशिका होती है इसमें विभाजन का अभाव होता है। कह रहा है कि शरीर के केवल अत्यधिक विशिष्ट कोशिकाएं जैसे तंत्रिका कोशिकाएं, मांसपेशियां कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता का अभाव रखती है, यानी इसके साथ इन सभी कोशिकाओं में भी इसकी विखंडित होने, विभाजित होने का अभाव पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं आमतौर पर विभाजित नहीं होती है लेकिन उन्हें विभाजित होने के लिए प्रेरित करती है? तो ये हो जाएगा बाल कोशिकाएं। ये विभाजित नहीं होती है लेकिन विभाजित करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। कह रहा है कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका शब्द जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था 1665 ईस्वी में। अतः इन्हें कोशिका का खोजकर्ता या जनक कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कोश सबसे लंबा होता है, यानी इसमें से कौन सी कोशिका जो है सबसे लंबा होता है? तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है,
राइबोसोम, राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम जो है वो आपको डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। क्या कहेंगे? डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। अगला है कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पहले ही बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगला है पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रमुख है? यानी जंतु कोशिका, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है, इसमें से कौन सा है? तो आप पहला ऑप्शन है, सभी पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। सही बात है, इससे कोई अंतर नहीं है। पादप कोशिका में केवल स्मूथ ईआर होता है। तीसरा है पादप कोशिका की कोशिका भीति सेलुलोज की बनी होती है। अगला है पादप कोशिका विशिष्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए, यानी जंतु कोशिका क्या भिन्न होता है? तो पादप कोशिका में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। तो यही भिन्न है। अगला है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। इस कारण से ही तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने 30 प्रश्नों का डिस्कशन आपके समक्ष किए। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी हमारे कुछ सहयोग से लाभ हो सके। अगर हमारे सहयोग से आपके ज़िंदगी में कुछ सफलता मिलती है तो हमें अपार खुशी होगी। चलिए, इस प्रकार से यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चलिए अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।